आपको याद ही होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल लगाने शुरू करे थे हमने, जिनमें से स्टार्टिंग के 9 न्यूमेरिकल हम लोग लगा चुके थे। आज 10 और उससे आगे के लगाने वाले हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात करिए। आपको ये एक सर्किट दिया गया है जिसमें 2 सेल का यूज हुआ है, एक ये सेल लगी हुई है और एक ये सेल लगी हुई है। जो यहाँ सेल लगी है इसका जो ईएमएफ है वो 10 वोल्ट का है और इस वाली सेल का ईएमएफ 2 वोल्ट है। इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम है, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम है। ठीक, ये 3 ओम और 2 ओम के रेसिस्टेंसेस और सर्किट में लगे हुए हैं। आपको करना ये है कि ये जो दोनों की दोनों सेलें लगी हैं इनके सिरों के बीच कितना विभवांतर है ये आपको पता लगाना है। समझ आ रहा है आपको? फिर से सर्किट में कितनी सेलें लगी हैं? 2। इस सेल का विद्युत वाहक बल 10 वोल्ट, इसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट, इसका आंतरिक प्रतिरोध 2 ओम, इसका आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम और ये 3 ओम और 2 ओम के रेसिस्टर्स और लगाए गए हैं सर्किट में। आपको इसके और इसके दोनों के सिरों के बीच का विभवांतर पता लगाना है। सबसे पहले जो चीज़ें यहाँ पर गिवन है उनके मुताबिक हम करंट निकाल लेते हैं कि सर्किट में करंट कितनी होगी। अगर सर्किट में आप करंट निकाल लेंगे तो आपका आंसर बड़ी आसानी से बन जाएगा। थोड़ा ध्यान से देखें, एक काम कर लेते हैं। पहली सेल का विद्युत वाहक बल E1 मान लेते हैं 10 वोल्ट और पहली सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस 2 ओम। दूसरी सेल लगी है उसका विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट और दूसरी सेल का आंतरिक प्रतिरोध 1 ओम। ठीक, इसके अलावा ये आपके एक्सटर्नल रेसिस्टेंसेस लगे हुए हैं, तो इसको मैं मान लेता हूं R1 और इसको हम मान लेते हैं R2। R1 3 ओम हो गया, R2 2 ओम ले लेते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इस सर्किट में सबसे पहले करंट की डायरेक्शन क्या होगी उसको समझने की कोशिश करिए। ये 10 वोल्ट की सेल है, ये करंट को इस डायरेक्शन पे फ्लो करवाना चाहती है। कौन सी डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 वोल्ट की सेल है, इसका प्लस इधर माइनस इधर, ये करंट को इस तरफ फ्लो करवाना चाहती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। तो सर्किट में करंट किस तरफ फ्लो होगी बताइए? आंसर है उस सेल की दिशा में करंट फ्लो होगी जो सेल ज्यादा पावरफुल होगा। कौन सा सेल ज्यादा पावरफुल है? 10 वोल्ट। तो करंट इस सेल, ये सेल जिस दिशा में प्रवाहित करना चाहेगी उस डायरेक्शन पे करंट फ्लो होगी, यानी कि करंट किस दिशा में बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज। तो ये करंट यहां से ऐसे आएगी, ऐसे, फिर ऐसे और इस तरह से इसके नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर जाएगी। मान लिया कि बहने वाली टोटल करंट है I। करंट की डायरेक्शन ये क्यों होगी ये पता लग गया कि नहीं लग गया आपको? बिकॉज दिस सेल हैज द मोर EMF देन दिस सेल। इस सेल का EMF कम है, ये ज्यादा ताकतवर सेल है, ये इसमें धक्का देके चार्ज को एंटर करवा देगी। इसका मतलब एक चीज और आप देखिए, इससे करंट निकल रही है बाहर और इसमें करंट एंटर कर रही है। मीन्स ये वाली सेल डिस्चार्ज हो रही है और ये वाली सेल चार्ज हो रही है। आप देखो ना, इसके अंदर तो करंट जा रही है, तो ये सेल चार्ज हो रही है, ये डिस्चार्ज हो रही है। तो ये वाली करंट जो है, ये वाली सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रही है और ये वाली सेल का क्या हो रहा है? ये वाली सेल चार्ज होते जा रही है। ठीक है, देखिए अब ये भी आप ध्यान रखेंगे, इससे भी आपका आंसर आएगा। अब सबसे पहले हम परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल निकालना चाहते हैं। परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल कैसे आएगा? परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल आपने कॉम्बिनेशन पढ़ा हुआ है, उसमें जब सेलें, 2 सेलें हैं, इसका विद्युत वाहक बल E1 या दोनों के विद्युत वाहक बल E है और ये दोनों कौन से क्रम में जुड़ी है? श्रेणी क्रम में।
दोनों के प्लस एक तरफ माइनस एक तरफ लगे हुए हैं, इसलिए इसका नेट विद्युत वाहक बल कितना आता था, याद है आपको? आप दोनों को क्या कर देते थे, जोड़ देते थे। पर आज ये सेल दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर लगी हुई है, इसका प्लस इसके प्लस से कनेक्ट है, इसका माइनस इसके माइनस से कनेक्ट है, इसलिए परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल निकालने के लिए दोनों के विद्युत वाहक बलों को हम जोड़ नहीं सकते। क्या करना पड़ेगा मुझे, जो बड़ा वाला विद्युत वाहक बल उसमें छोटे वाले विद्युत वाहक बल को माइनस करना पड़ेगा। तो हम कर देंगे E1 माइनस E2, ये विद्युत वाहक बल हमने E1 और E2 माने हुए हैं। तो E1 कितना है 10 वोल्ट माइनस 2 वोल्ट। इस तरीके से परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। ये हमने माइनस क्यों किया पता चला। और परिपथ का नेट विद्युत वाहक बल निकालने के लिए प्लस कब करोगे आपको मालूम है, जब श्रेणी क्रम में ऐसे जुड़ी होंगी, एक का माइनस अगले के प्लस से जुड़ेगा, और यहाँ तो प्लस प्लस से जुड़ा है माइनस माइनस से जुड़ा है, अपोजिट डायरेक्शन पे है, और अपोजिट डायरेक्शन पे है तो परिणामी निकालने के लिए बड़े में छोटे को माइनस करना पड़ेगा आपको। अब इसके साथ ये भी कर लेते हैं, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध बता सकते हैं कैसे निकाला जाएगा, आर इक्विवेलेंट। आप ध्यान से देखें, यहां पर आपको 4 प्रतिरोध दिख रहे होंगे, 2 सेलों के आंतरिक प्रतिरोध और बाकी 2 बाह्य प्रतिरोध। सब श्रेणी में है, समांतर में है, कौन किस क्रम में लगा है, सब सीरीज में लगे। क्यों, क्योंकि सब में सेम करंट फ्लो हो रही है, इसलिए सारी सीरीज में है। और अगर सारी सीरीज में है तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालना, सबको आपस में जोड़ दीजिए। तो सबको आपस में ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस कैपिटल R2 प्लस स्मॉल r1। यहां से शुरू किया R1 स्मॉल r2 कैपिटल R2 स्मॉल r1, सारे ऐड कर दो। 3 1 4 2 6 और 2 8 ओम। ठीक है, ये पूरे परिपथ का कुल प्रतिरोध आ गया। अब परिपथ में कुल धारा कितनी फ्लो हो रही है ये निकाल लो। परिपथ में प्रवाहित तो कुल वैद्युत धारा, क्या आपको सूत्र याद है कि कुल वैद्युत धारा का सूत्र क्या होता है? उसके लिए हम लोग सूत्र लगाते हैं नेट ईएमएफ अपॉन इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। नेट विद्युत वाहक बल कितना आया था 8 वोल्ट, कुल प्रतिरोध कितना है सर्किट का 8 ओम। इस तरह से परिपथ में बहने वाली धारा कितनी आ गई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट ऐसे फ्लो हो रही है। लेकिन हमारा ये आंसर नहीं है, हमारा तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी चाहिए, इसके सिरों के बीच का विभवांतर भी चाहिए। तो सेल E1 के सिरों के बीच का विभवांतर अब हम निकाल लेते हैं। सेल E1 के सिरों के बीच विभवांतर, सेल E1 के सिरों के बीच विभवांतर। करंट जब आप निकाल लेंगे तो सेल E1 के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको मिल जाएगा। उसके लिए हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, V इज इक्वल टू E माइनस IR, और यहाँ पर V1 लिख देंगे, यहाँ पर E1 लिख देंगे, यहाँ पर R1 लिख देंगे। I1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि I पूरे सर्किट में सेम है, इसलिए उसको 1 2 नहीं लिखना है आपको। चलिए सॉल्व करिए। व्हाट इज E1? E1 इज 10 वोल्ट, सॉरी 10 केवल लिखें आप, माइनस I इंटू R1। I की वैल्यू कितनी है बेटा 1, और स्मॉल r1 कितना है 2। तो जैसे ही आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ क्या बचेगा 2, इसलिए V2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, सॉरी V1 इज इक्वल टू, यानी कि जो पहली सेल हमारी लगी हुई है इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना होगा 8 वोल्ट। सेल E2 के सिरों के बीच का विभवांतर निकाल लो। देखो इसलिए हमने करंट निकाली, क्यों, करंट की जरूरत पड़ी ना आपको यहाँ पर,
E1 R1 तो मैं पहले से भी पता थे, अगर नहीं मालूम था तो वो थी करंट, और इसलिए हमने करंट निकाला, करंट की जरूरत हमको पड़ी। अब हम सेल E2 के सिरों के बीच विभवांतर निकालेंगे। सेल E2 के सिरों के बीच विभवांतर, इसके लिए भी फॉर्मूला लगाएंगे, V2 इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, लेकिन इसमें आपको प्लस लगाना पड़ेगा। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये वाली सेल क्या हो रही है? चार्ज, यानी कि इसमें हम धारा भेज रहे हैं, इससे करंट हम ले रहे थे। तो जब करंट सेल डिस्चार्ज हो रही होती है उस समय E माइनस IR लगेगा, लेकिन अगर सेल आपकी चार्ज हो रही है, करंट आप सेल को दे रहे हैं खुद, उस समय करंट की डायरेक्शन उलट जाएगी, इसलिए प्लस लगेगा। ये बहुत याद रखें, नहीं तो इसमें आपसे गलती हो सकती है। फिर E2 की वैल्यू कितनी है? E2 की वैल्यू है 2 वोल्ट, I की जगह पर 1, और R2 की वैल्यू बेटा कितनी है? 1। तो I भी 1, R2 भी 1, 1 इंटू 1 करेंगे 1। इस तरह से V2 बराबर कितना आ जाएगा? 3 वोल्ट। तो इस सेल के सिरों के बीच का विभवांतर है 8 वोल्ट, और इस दूसरी वाली सेल के सिरों के बीच का विभवांतर है 3 वोल्ट। और ये सभी को समझ में आ गया ना कि यहाँ हमने माइनस और यहाँ प्लस क्यों लगाया? क्यों? क्योंकि ये सेल हमको धारा दे रही है, लेकिन ये सेल हमको धारा दे नहीं रही है, ये खुद ले रही है करंट। तो इसमें हमने माइनस लगाया और इसके लिए प्लस लगाया। ये सारी कंडीशन हम पढ़ चुके हैं जब हमने V बराबर E माइनस IR का सूत्र पढ़ा हुआ था। ठीक है, इस तरह से उस वाली सेल के सिरों के बीच का विभवांतर 8 वोल्ट है, और दूसरी वाली सेल के सिरों के बीच का विभवांतर है 3 वोल्ट। समझ आ गया सभी बच्चों को? अच्छा, इसके बाद अगली न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 11 देखिए आपके सामने लिखा है, मैं पढ़ता हूं, आप भी गौर से सुनिएगा। एक बैटरी चार्जर 120 वोल्ट देता है। बैटरी को चार्ज करने का एक चार्जर है हमारे पास, वो 120 वोल्ट पोटेंशियल देता है। एक 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल और 0.5 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को चार्जर के द्वारा आवेशित करना है। तो हमारे पास क्या है? एक दूसरी सेल है हमारे पास। चार्जर हमको कितना देता है? 120 वोल्ट। हमारे पास जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल कितना है? 10 वोल्ट, और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 वोल्ट। और हमें करना क्या है कि ये वाली सेल को ना उस चार्जर से चार्ज कर देना है। ठीक है, आवेशन धारा को 4 एम्पीयर तक सीमित रखने के लिए। और हम चाहते हैं कि जब चार्जर हमारी सेल को चार्ज करे तो जो करंट वो 4 एम्पीयर तक लिमिटेड रहे, 4 एम्पीयर से ज़्यादा करंट मत बढ़े। क्यों? करंट बढ़ेगी, हीट बढ़ेगी और आग लगने का खतरा है। तो हम चाहते हैं कि करंट 4 एम्पीयर से ज़्यादा मत हो पाए। के लिए कितना प्रतिरोध बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए? अब प्रॉब्लम ये है कि चार्जर है 120 वोल्ट का, और बैटरी आप कितने की लगा रहे हो जो सेल चार्ज करना चाहते हो? केवल 10 वोल्ट। 110 वोल्ट ज्यादा वोल्टेज रखता है आपका चार्जर। आप चार्ज करना शुरू करोगे, इतनी ज्यादा करंट भेजेगा, सर्किट में बहुत हीट क्रिएट हो जाएगी और आग लगने का डर है। तो हम चाहते हैं बहुत हीट मत बने। अब बहुत हीट कैसे बन रही? क्योंकि करंट बहुत ज्यादा है। अगर आप करंट कम कर लेंगे तो हीट कम हो जाएगी। और करंट को कैसे कम कर सकते हैं? प्रतिरोध बढ़ा के। तो उन्होंने वही बोला कि 4 एम्पीयर तक सीमित रखने के लिए कितना प्रतिरोध बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में लगा दें। वो जो बैटरी उसके साथ सीरीज में कितना हम रेसिस्टेंस लगा दें ताकि प्रतिरोध ज्यादा हो जाए, करंट कम हो जाए, कम होकर कितनी बचे? 4 एम्पीयर, और हमारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। आवेशन के समय एक तो ये पूछा गया कितना प्रतिरोध बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में लगाया जाए, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, आवेशन के समय बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर कितना होगा? जब आप चार्ज करेंगे उस समय सेल के सिरों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये भी आपको मालूम करना है। बड़ा आसान है क्वेश्चन, सॉल्व कर देते हैं। इसका मैं एक छोटा सा फिगर आपको बना के दिखा देता हूं, आप ध्यान से देखिएगा। ये मैंने बना लिया एक छोटा सा चार्जर, प्लस माइनस। इसका ईएमएफ कितना है? 120 वोल्ट। इसका आंतरिक प्रतिरोध इसके बारे में कुछ दिया नहीं है तो छोड़ दो, उसको मत लीजिए। और इस चार्जर की हेल्प से हम करना क्या चाहते हैं बेटा? एक बैटरी को चार्ज करना है हमको। ये बैटरी का प्लस माइनस, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध,
मान लेते हैं कि बैटरी का विद्युत वाहक बल है ई डैश, उसका आंतरिक प्रतिरोध है आर। अब अगर आपको चार्ज करना है तो कनेक्शन आप ऐसी करोगे ना कि चार्जर से करंट आए और सेल में प्रवेश करे, ऐसे तो कनेक्शन करना पड़ेगा। तो चार्जर से आएगी करंट, ये प्लस है चार्जर का, यहां से करंट ऐसे आएगी और ये देखिए सेल में जाना शुरू कर देगी, सेल के प्लस में जाना शुरू करेगी ना, ऐसा हमको इसको कनेक्ट करना है और इधर इसको कनेक्शन दे देंगे, काम खत्म बस। अब जो चीजें लिखी हुई हैं ये हमारा क्या है, दिस इज आवर चार्जर और ये हमारी वो बैटरी है जिसको हम चार्ज करना चाहते हैं। कुछ चीजें दी गई हैं उसको नोट कर लें सॉल्यूशन के लिए। ई की वैल्यू कितनी दी गई है 120 वोल्ट, आपको याद रखना है ई विद्युत वाहक बल किसका है, चार्जर का। और ई डैश की वैल्यू कितनी दी गई है, ई डैश किसका विद्युत वाहक बल है, बैटरी का, कितना दिया गया है 10 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध बैटरी का कितना है 0.5 ओम। करंट हमको कितनी रखनी है, ओनली एंड ओनली 4 एम्पियर करंट वी वांट, इससे ज्यादा करंट नहीं जानी चाहिए। ज्यादा करंट जाएगी तो क्या होगा आप समझते हैं। कितना प्रतिरोध बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए, इसका मतलब बैटरी के साथ हम कुछ प्रतिरोध लगाना चाहते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो क्या होगा बताइए। ये 120 वोल्ट का चार्जर है, ये 10 वोल्ट की खाली बैटरी है, कितना ज्यादा वोल्ट से चार्ज होने लगेगी बैटरी है 110 वोल्ट एक्स्ट्रा, और इतना ज्यादा वोल्ट होगा इसका ये एक्स्ट्रा कि बहुत ज्यादा करंट बहना शुरू हो जाएगी। और करंट ज्यादा मत हो इसके लिए हमको करंट कम करने के लिए सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इसके लिए बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में हम क्या लगाना चाहते हैं, एक प्रतिरोध लगाना चाहते हैं। तो यहां पर हम लिख लेते हैं माना करंट को 4 एम्पियर पर सीमित रखने के लिए 4 एम्पियर पर सीमित रखने के लिए 8 ओम प्रतिरोध बैटरी के साथ श्रेणी क्रम में लगा दिया जाए। मान लिया हमने कि 8 ओम का प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब देखो ये हमने लगा भी दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले हमारा काम होगा क्या बोला उन्होंने, कितना प्रतिरोध लगाना चाहिए, अच्छा कैपिटल आर चाहिए, ठीक है। आप एक काम कर लो, करंट का एक फॉर्मूला याद है, करंट का एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध, ये एक फॉर्मूला पढ़ा है आपने। अच्छा अब आप मुझे बताइए सर्किट में करंट टोटल कितनी चाहते हैं आप, 4 एम्पियर। हम इस फॉर्मूले का यूज करना चाहते हैं तो आई की जगह पर हम क्या लिखेंगे 4। क्या आप मुझे सर्किट का नेट ईएमएफ बता सकते हैं, इसका 120 वोल्ट है, इसका 10 वोल्ट है और दोनों अपोजिट डायरेक्शन पे करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं। तो अगर अपोजिट डायरेक्शन पे करंट को फ्लो करवाना चाहते हैं तो नेट विद्युत वाहक बल निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ दें या उनका डिफरेंस निकाल लें, डिफरेंस, बिकॉज दे आर अपोजिट टू ईच अदर, इसलिए डिफरेंस निकालोगे तो 120 और 10 का डिफरेंस 120 माइनस 10 बटे कुल प्रतिरोध सर्किट का क्या होगा, सर्किट का कुल प्रतिरोध। देखो सर्किट में एक तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये भी तो लगा हुआ है, तो हम स्मॉल r
आप एक काम कर लें, अच्छा एक बार पहले ई माइनस ई डैश कर लें और आर प्लस कैपिटल आर कर लें। नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। नेट विद्युत वाहक बल 120 माइनस 10 110। स्मॉल आर की वैल्यू बहुआ कितनी है 0.5 प्लस आर। अब देखो इसी को आप सॉल्व करोगे, कैपिटल आर निकला चला आएगा, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दो। 4 का गुणा 5.5 से करोगे कितना मिलेगा 2, फिर 4 का गुणा आर से करोगे 4r, 110 को 1 से करोगे 110, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4r इज इक्वल टू 108, क्योंकि 110 में उधर जाके 2 माइनस हो गए 108 बचेंगे। तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। बेटा इसका मतलब आप समझ पाए, देखो इसका मतलब ये है कि अगर आप चाहते हैं कि सर्किट में 4 एम्पीयर तक करंट लिमिटेड रहे तो उसके लिए ये कितना प्रतिरोध आपको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा 27 ओम का रेसिस्टेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब एक आंसर आ गया। दूसरा, आवेशन के समय बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर। तो आवेशन के समय बैटरी के सिरों के बीच विभवांतर, सिरों के बीच विभवांतर। अब बताइए बैटरी आवेशित हो रही है तो उसके सिरों के बीच के विभवांतर के लिए क्या सूत्र लगाना चाहिए हमको, E माइनस आई आर या E प्लस आई आर। आवेशन के समय चार्ज हो रही है बैटरी तो E प्लस आई आर, और इसका E कितना है E डैश, I तो I है, इसका R R है। अब E डैश की वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट, I इंटू R, करंट को इंटरनल रेसिस्टेंस से मल्टीप्लाई, करंट कितनी है सर्किट में 4 एम्पियर, और स्मॉल r कितना है 0.5, 4 इंटू 0.5, ये होगा 10 प्लस 2। इस तरह से V कितना हो जाएगा 12 वोल्ट। तो जिस वक्त आप बैटरी को चार्ज कर रहे होगे उस समय बैटरी के दोनों सिरों के बीच का टर्मिनल विभवांतर 12 वोल्ट होगा, जबकि विद्युत वाहक बल कितना है केवल 10 वोल्ट। तो क्योंकि चार्ज हो रही है तो टर्मिनल विभवांतर ज़्यादा होगा ही। और इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर दिया। अब ये बताइए कि क्या आपको ये 11 नंबर समझ नहीं आया, क्वेश्चन आया? तो एक चीज़ इसमें जैसे कि देख रहे हैं पिछले दोनों क्वेश्चन में लगातार जब विद्युत वाहक बल अगर विपरीत दिशा में लगे हों तो नेट विद्युत वाहक बल कैसे निकालेंगे आप, माइनस कर देंगे। अगर एक ही डायरेक्शन पे होंगे तो क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, आप नोट करिए। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है निम्न परिपथ में यदि 10 ओम प्रतिरोध में धारा शून्य हो तो गणना कीजिए। आप देखिए यहाँ पर ये एक 10 ओम का रेसिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है फिगर में। इसमें बताया जा रहा है धारा का मान शून्य है। अगर धारा का मान शून्य है तो गणना कीजिए। इतनी सारी चीजें निकालनी है। पहले x का मान निकालना है आपको। ये जो यहाँ पर प्रतिरोध लगा इसकी वैल्यू 4 ओम प्रतिरोध में धारा चाहिए। ये 4 ओम का रेसिस्टर है, इसमें करंट कितनी फ्लो होगी। 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम में कितनी करंट जाएगी ये आपको पता लगाना है। 12 ओम में प्रतिरोध में धारा, 12 ओम का प्रतिरोध यहाँ लगाए, इसमें करंट पता लगानी है। स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, ये टोटली जो सोर्स हमारा 5 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है ये टोटल कितनी पावर सप्लाई कर रही है सर्किट को, ये भी आपको पता लगाना है। बड़ा इजी है, इसको हम ऐसे करना चाहेंगे। सबसे पहले ना मैं इस फिगर को मॉडिफाइड फॉर्म में बनाना चाहूँगा और देखेंगे आप कि ये एक व्हीट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। कैसे, थोड़ा सा देखिए, मैं इसको मॉडिफाई कर देता हूँ। ध्यान से देखिएगा, इसी को मैं यहाँ पर बना दूँगा। ये A और सबसे इधर हम कर देंगे C, इधर A उधर C, बीच में B और D आ जाएंगी। तो यहाँ पर B और यहाँ पर D। एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा हुआ है, एक यहाँ लगा हुआ है,
एक रेसिस्टेंस यहाँ है और एक रेसिस्टेंस यहाँ, एक रेसिस्टेंस यहाँ भी बीच में लगा हुआ है, और ए और सी के बीच में एक 4 ओम का प्रतिरोध है और 5 वोल्ट की बैटरी है। तो ए और सी के बीच में 4 ओम का प्रतिरोध और ये एक 5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की सेल लगा दी हमने। देखो ऐसा ही नक्शा आ गया। इसको क्या कर दिया, ये लाइन थोड़ा नीचे कर दिया और इसको पकड़ के ऐसा खींच दिया, तो लगभग ये ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा आपको। ये जो ऐसे हैं ये ऐसे हो जाएंगे, ये आ गए। तो अगर आपको ये फिगर समझ में आ गया है तो ये 10 ओम कहाँ है, यहाँ है 10 ओम। ये 3 ओम कहाँ पर है, ये 3 ओम। बी और सी के बीच में ये 6 ओम है। ए और डी के बीच में x ओम, ए और डी के बीच में x ओम, डी और सी के बीच में 12 ओम है। ठीक, इस तरह से ये हमने मॉडिफाइड फिगर बना लिया। अब क्वेश्चन पर गौर कीजिए, देखिए इन सब के आंसर मैंने उनके बगल में लिख दिए हैं आपकी सुविधा के लिए। क्वेश्चन में बोला गया कि 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 0 है। क्या आप बता सकते हैं कि अगर 10 ओम प्रतिरोध में धारा का मान 0 है, इसका क्या मतलब हुआ? इस लाइन में कोई करंट नहीं आ रही है। क्यों करंट नहीं आ रही है? क्योंकि इसका और इसका विभव कैसा हो गया होगा, बराबर, तभी तो करंट नहीं आ रही। अब बेटा अगर इस लाइन में करंट आ ही नहीं रही है तो इसमें जा रही है, इसमें जा रही है, इसमें जाएगी, इसमें जाएगी, सब जगह जाएगी, केवल इस लाइन में करंट नहीं जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला प्रतिरोध हमारे इस पूरे सर्किट में भाग नहीं ले रहा है। अगर भाग नहीं ले रहा है तो हम इसको हटा भी अगर देंगे, डिस्कनेक्ट भी कर देंगे, तो क्या कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ आ रहे हैं आपको? तो हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, हटा दिया। अब ऐसे भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि 10 ओम में धारा नहीं जा रही है तो बिंदु बी का विभव और बिंदु डी का विभव कैसा होगा, बराबर। और ऐसा होना व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलन की अवस्था कहलाती थी। याद करिए आप थोड़ा सा, अगर बिंदु बी का विभव डी के विभव के बराबर हो जाए तो सेतु कैसा कहा जाएगा? सेतु संतुलित कहा जाएगा। इसका मतलब सेतु कैसा है? संतुलित है। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब इसका लिखेंगे क्योंकि 10 ओम में धारा का मान 0 है, इसलिए बिंदु बी का विभव बिंदु डी के विभव के बराबर होगा। अर्थात सेतु संतुलित है। ठीक, अगर सेतु संतुलित है तो एक कंडीशन तो ये थी कि बी और डी के विभव बराबर हो जाएं, तो भी सेतु संतुलित है। संतुलन की अवस्था में एक कंडीशन और हम यूज किया करते थे, आप याद करिए, R1/R2 इज इक्वल टू, इसको हम क्या मान लेंगे, R1, इसको R2, इसे R3 और इसे R4। अगर सेतु संतुलित है तो एक कंडीशन और लगेगी, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4। याद आया सभी को? इससे R1/R2, R1 की वैल्यू कितनी है, 3 ओम, R2 X ओम, R3 कितना है, R2 6 ओम है, R3 कितना है, X ओम, और R4 कितना है, 12। 6 कम 6, 6 दूना 12, 2 को इधर ले आओगे तो X की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 6 ओम। इसका मतलब X का मान कितना आ जाएगा, 6 ओम। एक आंसर हमारा आ गया। देखो फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। ठीक, सेकेंड पार्ट के लिए 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 4 ओम प्रतिरोध में धारा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये सेल है, बैटरी है, इससे करंट जब चलेगी ऐसे, तो जितनी करंट बैटरी से निकलेगी वो पूरी की पूरी करंट किस में प्रवाहित होगी, 4 एम्पियर में, क्योंकि बैटरी का जस्ट बगल में ही लगा हुआ है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 4 ओम में करंट आपको चाहिए तो परिपथ में बहने वाली टोटल करंट आप निकालिए फिर। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी धारा इस 4 ओम से जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी यहां, इसके बाद यहां करंट डिवाइड हो जाएगी। इस करंट को हमने मान लिया I, इधर वाली जाने वाली करंट को I1, इधर जाने वाली करंट को I2। वही करंट इधर भी आ जाएगी I1 और वही इधर भी आ जाएगी I2। I1 I2 फिर जुड़ करके क्या बन जाएंगे? I बन जाएंगे। तो 4 ओम में अगर आपको करंट चाहिए तो ये निकालो कि बैटरी से टोटल कितनी करंट जा रही है। देखो करंट यहां डिवाइड हो रही है बेटा, करंट यहां तो डिवाइड नहीं हो रही ना। 4 ओम में तो पूरी की पूरी करंट जा रही है जो बैटरी से निकली, इसके डिवाइड होने का रास्ता नहीं मिला। जितनी करंट बैटरी से निकली पूरी 4 ओम में जाएगी। तो 4 ओम की अगर करंट चाहिए तो पूरे परिपथ की करंट आपको निकालनी पड़ेगी। और पूरे परिपथ की करंट कैसे निकलेगी? तो नेट विद्युत वाहक बल लगाओ बटे कुल प्रतिरोध लगाना पड़ेगा आपको। अब कुल प्रतिरोध पहले पता लगाओ तब तो लगाओगे। तो पहले हम परिपथ का कुल प्रतिरोध पता लगाएंगे। सेकेंड पार्ट देखिए, परिपथ का कुल प्रतिरोध। देखो परिपथ में एक तो A और C के बीच कुछ प्रतिरोध लगे हुए हैं और एक प्रतिरोध ये यहां लगा है 4 ओम का। अगर आपको परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है तो कैसे निकालोगे? आप पहले A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालो, फिर ये 4 ओम का इन्हीं के साथ श्रेणी क्रम में लगा हुआ है, ऐसे करंट फ्लो हो रही देखो, तो इसको भी उसी के साथ जोड़ देना। तो अगर परिपथ का कुल प्रतिरोध आपको चाहिए क्योंकि जब तक आप परिपथ का कुल प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तब तक आपको करंट नहीं मिल सकती। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए मैंने क्या बोला? आपको A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो RAC, रेसिस्टेंस बिटवीन A एंड C, और उसके साथ आपको ये 4 ओम सीरीज में ऐड करना पड़ेगा। अगर ये आंतरिक प्रतिरोध है तो आप इसे स्मॉल r लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जिक्र किया नहीं क्वेश्चन में, इसलिए हम इसको स्मॉल r नहीं लिख रहे हैं, सीधे हम 4 इसमें ऐड कर दे रहे हैं। अब क्या आपको याद है या हमने आपको बताया है कि व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सेतु संतुलित हो तो तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र क्या लगाइएगा? आप तरीके लगा सकते हैं क्या? ये श्रेणी क्रम में है, फिर ये श्रेणी क्रम में है, और उसके बाद दोनों आपस में कैसे? समांतर में। लेकिन हम आपको चाहेंगे कि आप सिंपल सा एक फॉर्मूला याद करो और हमेशा अगर सेतु संतुलित हो तो सीधे इसके और इसके बीच का तुल्य प्रतिरोध आपको आ जाना चाहिए। कैसे? उसके लिए R इक्विवेलेंट का सूत्र क्या होता है बताओ? R1 प्लस R2 R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। अगर सेतु संतुलित हो तो A और C के बीच का तुल्य प्रतिरोध आप इस सूत्र से निकाल सकते हो। तो RAC की जगह क्या लिखोगे? A और C के प्रतिरोध के, A और C के बीच के प्रतिरोध के लिए यही सूत्र लगाएंगे, R1 प्लस R2 इंटू R3 प्लस R4 अपॉन R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। देखो हमने आपको 2 रास्ते बताए हैं। एक, या तो आप जा सकते हो पहले इनको श्रेणी में सॉल्व करो, फिर इसको श्रेणी में सॉल्व करो, फिर दोनों को कैसा कर दो? समांतर, उससे भी आ जाएगा। और या तो सीधे इसके बीच का प्रतिरोध निकालने के लिए ये सूत्र लगा दो आप। ये तो A और C के बीच के प्रतिरोध के लिए लगा दिया, और उसी में ये 4 ओम का रेसिस्टेंस हमें और ऐड करना पड़ेगा। R इक्विवेलेंट रखिए वैल्यू, R1 की वैल्यू कितनी? R1 और R2 ऐड करो, 3 और 6 कितने हो जाएंगे? 9। R3 प्लस R4, R3 यानी कि X की वैल्यू बहुआ कितनी आई है? 6। 6 प्लस R4 12, 6 प्लस 12 18। सारे प्रतिरोधों का जोड़ 3 6 9 6 15, ये कितने का है? 6। 3 6 9 6 15 और 12 कितने हो गए?
15 और 12 27, तो 9 तियां 27, 3 छंग 18। इस तरीके से परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, टोटल पूरे सर्किट का रेसिस्टेंस। उसमें से ए और सी के बीच का प्रतिरोध कितना है बताइए, ए और सी के बीच का प्रतिरोध, ये 4 अभी हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ये 4 जोड़ करके 6 और 4 कितना आ जाएगा, 10 ओम। अब सही है। फिर से ए और सी के बीच का तुल्य प्रतिरोध कितना है बताओ, ए और सी के बीच का यहां निकाला है ना आपने, कितना आया है ये 6 ओम, और ये 4 ओम ये लगा था बाहर से, इसलिए 6 + 4 कितना हो गया, 10 ओम। अब ये परिपथ का कुल प्रतिरोध निकल के आ गया। परिपथ का विद्युत वाहक बल भी हमको मालूम है, प्रतिरोध भी मालूम है। अब हम परिपथ में बहने वाली धारा निकाल सकते हैं। इसलिए परिपथ में कुल धारा I बराबर टोटल विद्युत वाहक बल बटे तुल्य प्रतिरोध सूत्र लगा देंगे। तो I = कुल विद्युत वाहक बल कितना है 5 वोल्ट, और परिपथ का टोटल प्रतिरोध कितना निकला है बेटा 10 ओम। इस तरह से I की वैल्यू बहुआ कितनी आ जाएगी 0.5 एम्पियर। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया था 4 ओम में बहने वाली धारा, हमने परिपथ की टोटल करंट निकाल ली, और वो टोटल करंट ही तो 4 ओम में जा रही है, और वो टोटल करंट कितनी आई 0.5 एम्पियर। इसलिए 4 ओम में धारा का मान कितना आएगा I, और वो I किसके बराबर है 0.5 एम्पियर के बराबर है। ये बताएं क्या ये चीज आपको समझ में नहीं आई जो हमने किया यहां पर, आया? अच्छा, अब अगला पार्ट क्या लिखा हुआ है उसके बारे में देखिए। 3 ओम प्रतिरोध में धारा क्या होगी, 3 ओम प्रतिरोध कहां है, यहां है बेटा ये 3 ओम का प्रतिरोध। इसमें करंट आपको पता लगानी है। देखो एक चीज छोटी सी, टोटल कितनी करंट यहां से चली है 0.5 एम्पियर। यहां आकर 0.5 में थोड़ा हिस्सा इधर चला गया होगा, थोड़ा हिस्सा इधर चला गया होगा, समझ रहे हैं? अब कितना इधर जाएगा और कितना इधर जाएगा, क्योंकि जो करंट इधर चली जाएगी वो 3 एम्पियर में जाएगी, और जो करंट इधर चली जाएगी वो किस में भी जाएगी, वही 12 एम्पियर में जाएगी। तो 3 एम्पियर में कौन सी करंट है I1, और 12 एम्पियर में कौन सी करंट जाएगी I2। तो अब हमने I1 और I2 का मान निकालना है। ये कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए मुझे एक काम करना पड़ेगा, पहले A और C के बीच का विभवांतर निकालना पड़ेगा हमको, कि बिंदु A और C के बीच का विभवांतर कितना है। इसको हम 2 तरह से निकाल सकते हैं। देखो इन क्वेश्चन में थोड़ा सोचना आपको ज्यादा पड़ेगा। A और C के बीच का विभवांतर आप कैसे निकाल सकते हैं, 2 मेथड है हमारे पास। विभवांतर का सूत्र क्या होता है I × R। अगर आप A और C के बीच का विभवांतर निकालना चाहते हैं तो I ले लो और R ले लो। तो I ले लो जो टोटल बह रही है, और R कौन सा लो, A और C के बीच का। समझ रहे हैं आप? तो सबसे पहले A और C के बीच का विभवांतर, A व C के बीच विभवांतर, उसके लिए टोटल करंट और प्रतिरोध केवल A और C के बीच का, और ये A और C के बीच का विभवांतर आ रहा है, A और C के बीच का विभवांतर। टोटल करंट कितनी है 0.5 एम्पियर। क्या आप बता सकते हैं A और C के बीच का प्रतिरोध कितना है 6 ओम। अभी हमने निकाल के दिखाया आपको, तो 6। इस तरह से A और C के बीच का विभवांतर कितना आ गया 3 वोल्ट। मैंने आपको बोला था कि ये हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो निकाल दिया, दूसरा तरीका देखिए। बैटरी यहाँ कितने वोल्ट की लगी हुई है, टोटल बैटरी का पोटेंशियल 5 वोल्ट का है। उसमें से जब करंट जाएगी 4 ओम में पहले पहुंची, कुछ विभवांतर
इसमें कुछ कार्य खर्च हो जाएगा, ऊर्जा खर्च हो जाएगी। इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना आएगा? अगर हम पूछे तो कैसे बताओगे? I इंटू आर। आई कितनी है? 0.5। आर इसका कितना है? 4। 0.5 को 4 से मल्टीप्लाई करो, 2 वोल्ट। तो इसके सिरों के बीच का विभवांतर कितना आएगा? पूरी बैटरी कितने वोल्ट की लगी है? 5 वोल्ट। उसमें से 2 वोल्ट तो यही खा गया, कितना वोल्ट बचा? तो बाकी 3 वोल्ट इसके बीच आ गया। ठीक तो है। दिस इज द सेकेंड मेथड कि ए और सी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकाल सकते हो आप। अभी भी नहीं समझ में आया? आ रहा है? अच्छा, अब ए और सी के बीच का विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट। थोड़ा ध्यान से जरा देखिए, ये वाली लाइन ए और सी के बीच की मैं बात कर रहा हूं, ये वाली लाइन ए बी सी वाली और ए बी सी वाली लाइन दोनों आपस में कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में। तो अगर ए और सी के बीच का विभवांतर 3 वोल्ट है तो इस लाइन का विभवांतर भी 3 वोल्ट है और इस लाइन का विभवांतर भी 3 वोल्ट है, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज सेम रहता है। नहीं समझ में आई बात आपको? तो फिर से ए और सी के बीच का विभवांतर बताइए। 3 वोल्ट। ए और सी के बीच विभवांतर 3 वोल्ट। इस लाइन का भी 3 वोल्ट और इस लाइन का भी 3 वोल्ट है। नहीं समझ में आया? आया? अब इस लाइन का विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट। इस लाइन का प्रतिरोध कितना होगा? तो 3 ओम ये, 6 ओम ये श्रेणी क्रम में होंगे। तो एबीसी रास्ते का प्रतिरोध, आप सोचोगे प्रतिरोध की बात कहां से आ गई? आपको करना क्या है? देखो, इस लाइन में करंट चाहिए कि नहीं चाहिए? 2 ही 3 फॉर्मूले घूम फिर के लगते रहते हैं। एक फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, और इसी से बन जाएगा I इज इक्वल टू V अपॉन आर। हमको चाहिए क्या? आपको चाहिए करंट। अगर आपको करंट चाहिए तो 2 चीजें चाहिए, विभवांतर और प्रतिरोध। तो हमने ए से सी तक का विभवांतर तो निकाल लिया है, मुझे केवल इस लाइन का क्या मिल जाए? प्रतिरोध। तो हम इस लाइन में जाने वाली क्या निकाल सकते हैं? यही हमारा टारगेट है। तो सूत्र वही, एक ही सूत्र है, 1-2 फॉर्मूले हैं, घूम फिर के वही लगते रहते हैं। बस आपकी थिंकिंग पर डिपेंड करता है कितनी जल्दी आप सोच लेते हैं। अगर करंट चाहिए तो V और R निकाल लो, V चाहिए तो I और R ढूंढ लो, बस यही करते रहते हैं। तो हमको क्या चाहिए? करंट चाहिए 3 ओम में। तो हम क्या ढूंढ रहे हैं? सर्च कर रहे हैं कि उधर वाला विभवांतर पता लग जाए और उधर वाला प्रतिरोध पता लग जाए। बस जैसे ही पता लगा नहीं कि भाग दे के हमारी निकाल देंगे, इसलिए एबीसी रास्ते का प्रतिरोध निकाल रहे हैं। तो बताइए एबीसी रास्ते का प्रतिरोध कितना आएगा? एबीसी इस रास्ते का प्रतिरोध, उसमें 3 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में है, तो कैसे निकालेंगे? 3 + 6 = 9, बिकॉज दे आर इन सीरीज, और श्रेणी क्रम में तो जोड़ना पड़ता है ना आपको। अब ध्यान से देखो, इस लाइन का विभवांतर मालूम है कितना है? 3 वोल्ट। इस लाइन का प्रतिरोध मालूम है कितना है? 9 ओम। तो इस लाइन में जाने वाली करंट हम निकाल सकते हैं। बस याद इतना रहे कि जहां करंट चाहिए वहीं का विभवांतर और वहीं का प्रतिरोध आपको चाहिए, ये आपको ध्यान रखना। तो इसलिए एबीसी रास्ते में धारा, एबीसी रास्ते में धारा कितनी आ जाएगी? उसके लिए एबीसी रास्ते का विभवांतर बटे एबीसी रास्ते का प्रतिरोध। एबीसी रास्ते का विभवांतर कितना है? 3 वोल्ट। और एबीसी रास्ते का प्रतिरोध कितना है? 9 ओम। तो एबीसी रास्ते में करंट कितनी जाएगी? 1/3 एम्पियर। और जो करंट एबीसी रास्ते में चली जाएगी वही कहां जाएगी? 3 ओम में। देखो ना, इधर से इस करंट का हमने नाम क्या रखा है? I1। इसलिए 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा I1 = 1/3 एम्पियर।
अब ये बताएं पहले मुझे, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? अभी समझ आ रहा है? एक चीज आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि आपने बोला जहां की धारा चाहिए वहीं का विभवांतर और वहीं का प्रतिरोध लो, तो हमको तो 3 ओम में धारा चाहिए, तो यहां का विभवांतर और इसी का प्रतिरोध लेते। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, पर इसका विभवांतर मालूम तो होता हमको। अब आप सोचोगे ये पूरा 3 वोल्ट है तो 1.5 कर दो, ऐसा कैसे आप कर दोगे? ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, इसलिए हम आधी लाइन को नहीं पूरी लाइन को सॉल्व करना पड़ता है हमको। और इस लाइन में एक बार जाने वाली धारा मिल गई तो वही धारा 3 ओम में भी जाएगी और वही 6 ओम में भी जाएगी। तो हमने इस वाली लाइन में जाने वाली धारा निकाल ली, कितनी आई है? 1/3 एम्पियर। अब आप देखो, आपसे कोई पूछता है 3 ओम में धारा बताओ, आप क्या बताओगे? 1/3 एम्पियर। आपसे कोई पूछेगा 6 ओम में धारा बताओ, तो भी 1/3 एम्पियर। क्यों? क्योंकि वही करंट तो इधर भी आ रही है, तो जो करंट यहां जाएगी वही इसमें भी जा रही है। ठीक है, इस तरह से थोड़ा सा आपको सोचना है। अब बताइए हमको किसमें करंट चाहिए? ये वाला पार्ट भी हमने कर लिया। 4 ओम प्रतिरोध में धारा, 3 ओम प्रतिरोध में धारा, 12 ओम प्रतिरोध में धारा चाहिए। कहां है 12 ओम? इसका धारा कैसे निकाली जाए? बहुत आसान है, आप सोचो केवल बस। वेरी गुड। कैसे? देखो, करना क्या है आपको, टोटल कितनी करंट आई है यहां तक? टोटल करंट आई 0.5 एम्पियर, या हम 1/2 एम्पियर लिख सकते हैं इसको। 0.5 एम्पियर को 1/2 एम्पियर। अब जब 1/2 एम्पियर यहां पर आई, उसमें से इधर कितनी निकली जा रही है? देखो 1/3 एम्पियर उधर चली गई, तो बाकी बची हुई करंट ही तो इधर जा रही होगी, और जो इधर जाएगी वही 12 ओम में पहुंचेगी। तो 12 ओम प्रतिरोध में धारा, ओम प्रतिरोध में धारा I2 इज इक्वल टू, क्या किया जाए बताओ? यहां तक टोटल कितनी करंट आई? 1/2 एम्पियर। 1/2 में से 1/3 इधर चली गई, तो जो बाकी बचेगी वही तो इधर आएगी। तो क्या कर देना चाहिए हमको? 1/2 में 1/3 माइनस कर देना चाहिए फिर तो, क्योंकि 1/2 में 1/3 उधर चली गई, शेष करंट इधर जा रही। शेष कितनी? तो 1/2 माइनस 1/3। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगी 1/6 एम्पियर। 1/6 एम्पियर। 12 ओम प्रतिरोध में धारा निकाल दी हमने। अब हमको क्या चाहिए? स्रोत द्वारा दी गई शक्ति। स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, शक्ति यानी कि पावर। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? I² इंटू R। याद आ रहा है आपको? ये पावर का फॉर्मूला है। अब क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन सी करंट चाहिए और कौन सा प्रतिरोध चाहिए हमको? पावर का सूत्र तो यही लगेगा, बट कौन सी करंट और कौन सा प्रतिरोध लगाना चाहिए? लेकिन स्रोत द्वारा दी गई शक्ति, सोर्स पूरी कितनी पावर दे रहा है, तो पूरी पावर निकालने के लिए टोटल करंट ले लो सर्किट में जो फ्लो हो रही है, और टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस ले लो। पूरी करंट बताओ कितनी आई थी? 1/2 एम्पियर। 1/2 का वर्ग कर दोगे 1/4। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना निकाला था आपने? यहां निकाला था 10 ओम, तो ये 10 ओम लिख दो। 4 का भाग 10 में दिला दीजिए, तो पूरी पावर हो जाएगी 2.5 वॉट। स्रोत द्वारा दी गई टोटल शक्ति 2.5 वॉट के बराबर आ जाएगी। अब ये बताएं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? थोड़े से ऐसे और लगाएंगे ना क्वेश्चन तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। बट आपको घूम फिर के आप देखो पूरे में या तो तुल्य प्रतिरोध निकालते रहते हो, या तो V बराबर IR का सूत्र लगाते हो, या पावर का एक लास्ट में लगा दिया बस हमने। अब जहां का विभवांतर चाहिए वहां जाने वाली करंट और वहीं का प्रतिरोध चाहिए फिर हमको, और जहां पर बहने वाली करंट निकालनी हो उसी का विभवांतर और उसी का प्रतिरोध फिर चाहिए हमको। ये अगर बातें आपके एक बार दिमाग में आ गई ना, फिर आपको ये क्वेश्चंस लगाना बहुत आसान हो जाएगा। तो आप प्लीज इसे जल्दी से नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं 13th नंबर।
क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है एक बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। एक बैटरी है, उसका विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है। आंतरिक प्रतिरोध 1.5 ओम का है। ठीक है, हमने क्या किया, 1000 ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर लेके आए। 1000 ओम उसका प्रतिरोध है, इतना वोल्टमीटर लेके आए और उससे हम इसका विभवांतर नापने लगे। परिपथ में धारा का मान क्या होगा, एक तो ये पता लगाना है, दूसरा सेल के सिरों के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब कितने विभव में गिरावट आ जाएगी, ये आपको पता लगाना है। 2 बातें आपको मालूम करनी है। बड़ा आसान है, आप कर लो। एक सेल बना लेते हैं सबसे पहले हम, ये हमने, और ये उसका इंटरनल रेसिस्टेंस पॉजिटिव नेगेटिव। सेल का विद्युत वाहक बल कितना है भैया, 4 वोल्ट, और इंटरनल रेसिस्टेंस है 1.5 ओम। अब हम क्या करते हैं, इसमें 1000 ओम प्रतिरोध का वोल्टमीटर लेके आते हैं। 1000 ओम प्रतिरोध का ये वोल्टमीटर लेके आए। आप इसे एक काम कर लो, इसके प्रतिरोध को आप R मान लो, और कितना है ये 1000 ओम। इससे हम इसके सेल के सिरों के बीच का विभवांतर नापने लगे। अब उन्होंने सबसे पहले बोला कि करंट की वैल्यू बताइए। सारा कुछ आपने देख लिया कि ये इतना है। अब हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं। सर्किट में सबसे पहले आपको करंट की वैल्यू पता लगानी है, करंट मालूम करनी है। पहले हम नोट कर लेते हैं अच्छा क्या क्या दिया गया है। जो सेल है उसका EMF 4 वोल्ट है, इंटरनल रेसिस्टेंस 1.5 ओम है। जो वोल्ट मीटर हमने लगाया है दैट हैज रेसिस्टेंस 1000 ओम, इतना ज्यादा प्रतिरोध है उसका। अब परिपथ में करंट चाहिए। क्या आप बता सकते हैं परिपथ में धारा के लिए क्या सूत्र लगाना चाहिए हमको? कुल विद्युत वाहक बल या नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध के लिए क्या करोगे, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। I इज इक्वल टू, ई की जगह पर क्या लेना है बेटा, 4 वोल्ट। कैपिटल R प्लस स्मॉल r, 1000 और 1.5 जोड़ दीजिए, 1000 1.5। अब इससे सॉल्व करो, एक अंक का दशमलव हटेगा, एक जीरो बढ़ जाएगा। I इज इक्वल टू 5 से हम चाहे ऊपर नीचे कैंसिलेशन कर सकते हैं। 5 अट्ठे 40, ये 5 दूना 10, 0 0, 5 तियां 15। 2003 से 8 को भाग देना पड़ेगा, यहां पर हम भाग दे के दिखा देते हैं। देखो जब ये आंसर लाओगे तो एम्पियर में आएगा, लेकिन हमारा आंसर किस में दे रहे हैं, मिली एम्पियर। तो 1 एम्पियर में कितनी मिली एम्पियर होंगे, 1000। तो हम 1000 का गुणा कर देते हैं, डायरेक्ट इसे मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर देते हैं। I इज इक्वल टू, जैसे ही 1000 का गुणा, देखो यहां पर बेटा ये आंसर काहे में है, एम्पियर में। आप जैसे ही 1000 का गुणा करोगे इसमें, ये बन जाएगा मिली एम्पियर में। अब 2003 का भाग 8000 में दे देना है। 2 चौके 8, 4 बार तो जाएगा नहीं, 3 बार, 3 तियां 9, 2003 ऐसे लिखना है। 3 तियां 9, 0, 3 दूना 6, माइनस कर दिया, 10 में से 9 गया 1, 9 9, 7 में से 6 चला गया 1, दशमलव लग गया, 0 बढ़ा दिया। 9 बार जा सकता है मुझे लगता है, 9 तियां 27, 0 9 दूना 18, फिर माइनस कर दो, 10 में से 7 गया 3, 10 में से 2 गया 8, ये 8, 9 में 8 गया 1, दशमलव लगाया, फिर 0 बढ़ा दिया हमने, फिर 9 बार चला जाएगा। 18 0 2 7, माइनस करेंगे, 10 में से 7 गया 3, 2 में 2 गया 0 8, दशमलव लगाए, 0 बढ़ाएंगे, 2 चौके 8, 4 तियां 12, फिर 0, 4 दूना 8, माइनस कर लिया हमने, आ गया 3.994। ये कितना आंसर बन गया हमारा, I इज इक्वल टू 3.994
994, लेकिन ये आंसर काहे में आया? मिली एम्पियर में। उस समय सर्किट में इतनी करंट होगी, मिली एम्पियर में हो जाएगी, क्योंकि प्रतिरोध बहुत ज़्यादा लगा हुआ है तो करंट कम हो जाएगी। ठीक, एक पार्ट तो हमारा आ गया। अब हम इसका सेकेंड पार्ट भी करना चाहते हैं। क्या? सेल के सिरों के बीच विभव पतन। ये जो सेल है इसके दोनों टर्मिनल के भीतर कितना विभव पतन हो जाएगा, उसके अंदर विभव में कितनी गिरावट आ जाएगी। तो एक फॉर्मूला जो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, याद कीजिए ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। और ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ना, इसी को कहा जाता है विभव पतन, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं पोटेंशियल ड्रॉप। अभी याद होगा लास्ट क्लास में भी हम इसके बारे में जिक्र कर रहे थे कि किसी भी सेल का विद्युत वाहक बल, जब हम बैटरी से करंट लेना शुरू करते हैं तो विद्युत वाहक बल कम होकर विभवांतर कम हो जाता है। तो विभवांतर जितना कम हो जाता है, कितना कम हो जाता है? तो I इंटू स्मॉल आर के बराबर कम हो जाता है। जितना कम हो जाता है यही विभव पतन है। तो अगर आपको विभव पतन निकालना है, सेल के सिरों के बीच विभव पतन, तो यहां लिखेंगे सेल के सिरों के बीच विभव पतन। आगे से याद कर लीजिए कि सेल के सिरों के बीच विभव पतन को स्मॉल v से लिखते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है? I इंटू स्मॉल आर। आई की वैल्यू कितनी आई है बेटा? 3.994 मिली एम्पियर। और R कितना है? स्मॉल आर 1.5। आप जब बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा 15 चौके 60, हासिल लगे 6, 15 नवैया 135 और 6 141, हासिल लगे 14, फिर 15 नवैया 135, 135 और 14 149, 149 कितना हासिल लगे 14, 15 तिया 45 और 14, 45 और 14 59, 1 और 3 4 अंक पे दशमलव। तो पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू आ गई 5.991 मिली वोल्ट। मिली क्यों? क्योंकि करंट भी तो मिली एम्पियर में यूज किया है आपने। इतने मिली वोल्ट इसके सिरों के बीच वो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। मतलब जितना इसका विद्युत वाहक बल है इतने मिली वोल्ट का विभव गिर जाएगा। ये पोटेंशियल ड्रॉप होता है। अब आप ये बताएं क्या ये क्वेश्चन आप समझ पाए? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सारी चीजें आप नोट कर लिया करो, आपको ध्यान रहेगा ताकि। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हम 14th नंबर देख लेते हैं। लिखा है आपको 6 वोल्ट विद्युत वाहक बल तथा 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की सेल के साथ 2 बाह्य प्रतिरोध 2 ओम और 3 ओम दिए जाते हैं। एक सेल दी गई है, 2 बाह्य प्रतिरोध भी आपको उसके साथ दिए गए हैं। परिपथ में करंट क्या होगी जब R1 और R2 श्रेणी क्रम में है, दूसरा R1 R2 समांतर क्रम में जोड़े जाएं। बस कितना जरा सा क्वेश्चन है। देखो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेल के साथ R1 और R2 कैसे लगाए गए हैं? श्रेणी में। तो अब आप मुझे बताएं, पहले तो मैं फिगर बना देता हूं। देखिए ये मैंने सेल बनाई, उसके साथ उसका इंटरनल रेसिस्टेंस, और जो बाह्य प्रतिरोध लगाने हैं सेल के साथ वो कैसे लगाने हैं बताओ? श्रेणी क्रम में। तो ये हमने R1 लगा दिया, ये हमने R2 लगा दिया। R1 और R2 श्रेणी क्रम में, ये विद्युत वाहक बल सेल का। एक तो सर्किट ये है। दोबारा में इसी सेल के साथ इन्हीं प्रतिरोधों को किस क्रम में लगाया गया है? समांतर क्रम में। कैसे? सेकेंड पार्ट पे ये प्लस माइनस ईएमएफ इंटरनल रेसिस्टेंस, दोनों प्रतिरोध आपस में समांतर क्रम में लगाए गए हैं। एक ऐसे लगाया गया है तो दूसरा ऐसे भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जैसे लगा लो आप। थोड़ा सा और जरा ऐसे लगा देते हैं। ऐसे ये R1 और ये R2। अब R1 और R2 कौन से क्रम में लगाए गए हैं देखो। ठीक है, तो
सबसे पहले इनकी वैल्यूज क्या गिवन है उनको नोट करिए। सेल का विद्युत वाहक बल कितना दिया गया है बेटा? 6 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया गया है? 1 ओम। कैपिटल R1 की वैल्यू क्या है? 2 ओम। सॉरी, कैपिटल R2 की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। अब मुझे करंट पता लगानी है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। यहां पर आप नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। बताइए सर्किट में नेट कितना ईएमएफ लगाया गया है? एक ही सेल लगी है तो बस इसी का ले लो। 2 लगी होती तो उनको हम देखते पोलरिटी कैसे जोड़ी गई है, उल्टा है कि सीधी। कुल प्रतिरोध, कितने प्रतिरोध सर्किट में दिख रहे हैं आपको? 3, 2 बाह्य 1 आंतरिक, और तीनों कौन से क्रम में? श्रेणी में। श्रेणी के लिए क्या करते हैं आप? तीनों को जोड़ देंगे तो R1 प्लस R2 नेट विद्युत वाहक बल E, और इसके लिए R1 प्लस R2 प्लस स्मॉल r, E का मान 6, R1 प्लस R2 2 ओम 3 ओम, तो 2 और 3 कितने हो गए? 5, और स्मॉल r कितना है? 1, तो कितना हो गया? 6। तो I बराबर कितनी वैल्यू आ गई? 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है। इधर की तरफ आ जाइए फिर से। I के लिए वही सूत्र, नेट ईएमएफ नेट विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कैसे निकाला जाए? नेट विद्युत वाहक बल के लिए तो वही लगी है सेल, और तो कुछ है नहीं, वो तो ईएमएफ ई है। कुल प्रतिरोध के लिए बताइए। देखो यहां ये दोनों कौन से क्रम में लगे हैं? इन 2 बिंदुओं के बीच समांतर क्रम में, और फिर ये स्मॉल r इन दोनों के साथ कैसा है? श्रेणी क्रम में। पहले इन दोनों का समांतर निकालो, फिर इस r का श्रेणी निकालो। तो R1 और R2 का समांतर क्या होता है बता सकते हैं आप? आपको बताया गया R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये R1 R2 का कौन सा हो गया? समांतर, और उसके साथ स्मॉल r श्रेणी में है, तो स्मॉल r श्रेणी में है तो उसको डायरेक्ट प्लस कर देंगे। नहीं समझ आ पाया? आ गया? इसका और इसका समांतर, और ये स्मॉल r श्रेणी में था तो डायरेक्ट जोड़ दिया। अब E की जगह पर क्या लिखोगे? 6, R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 2 3 6 अपॉन R1 प्लस R2 2 3 5 प्लस स्मॉल r कितना है? 1। आप इसे हल कर लीजिए। 6 अपॉन 5 एकम 5, तो 6 5 11 बटे 5, और वो पलट के 5 बटे 11 बना लेगा। नहीं समझ आया? अब इसे और सॉल्व कर दो थोड़ा सा आप। 6 5 30 बटे 11, 11 दूना 22, 8 बच गए, 80 हो गया। 11 सत्ते 70, 3 बच गए, 11 दूना 22, बस बहुत है इतना। तो सर्किट में फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कितनी है? 2.72 एम्पियर। तो न्यूमेरिकल्स लगाना बहुत इजी होता है, केवल आपको उसका तरीका समझ में आना चाहिए। और न्यूमेरिकल्स में कुछ ज़्यादा खास नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसी पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। तो हम लोग आज यहीं तक रख लेते हैं 14 नंबर तक। इसके बाद आगे के न्यूमेरिकल लगाएंगे, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ठीक है? तो फिजिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।